स्टार्ट। चलो अब जरा शांत हो जाओ सब लोग। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। नाम तो तुम मेरा देख ही रहे हो। आई एम आदित्य रघुवंशी। केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको। और मुझे करीब 10 साल हो गए केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। मैंने दिल्ली एनसीआर के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और कोटा में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया। तो लगभग जितने इंस्टीट्यूट तुमने सुने होंगे मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ। थोड़ा बहुत टाइम हाँ बस एलन एलन बच गया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से दिल्ली एनसीआर में हूँ। 7-8 साल से दिल्ली में ही पढ़ा रहा हूँ। तो फिर जी विद्या मंदिर क्लासेस और पीडब्ल्यू दिल्ली के अंदर, और कोटा में बंसल क्लासेस और रेजोनेंस। बंसल क्लासेस का नाम सुना है तुमने? तो एलन का तुमने नाम लिया इसलिए मुझे बंसल का लेना पड़ा। तो एलन की शुरुआत वहीं से हुई है ना। तुम्हारे बड़े भाई बहन या शायद पापा मम्मी में से कोई शायद बंसल क्लासेस में पढ़ाओ। तो चलो, इसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन किया एनआईटी भोपाल से 2013 में। एनआईटी भोपाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सब जानते ही होंगे। तो उसी की तैयारी कर रहे हैं हम। तो आज पहली क्लास है तुम्हारी। टॉपिक क्लास 12th का पहला टॉपिक सॉलिड स्टेट है। अच्छा ये बताओ, तुम में से कितने लोगों ने 11th क्लास में कहीं कोचिंग की है? कहीं भी एक बार हाथ उठा दो। कहीं भी कोचिंग की है? अच्छा, सब लोग दिल्ली या आसपास के, नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर के रहने वाले होंगे। तो कितने लोगों ने कोचिंग की, एक बार फिर से उठाओ हाथ। अच्छा, तो बाकी लोग खुद से ही प्रिपेयर कर रहे थे या स्कूल कर रहे थे, है ना? तो अब तो स्कूल से मुक्त हो तुम। स्कूल तुमसे मुक्त और तुम स्कूल से मुक्त, है ना? चलो बहुत बढ़िया है। तो ऐसा मानते हैं कि सब लोग 12th में ही सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा होगा कि हाँ लेट हो गए थोड़ा, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, देखो सही काम करने के लिए कभी लेट नहीं होते। सही काम की शुरुआत कभी तो करनी पड़ती है। और एक साल बहुत होता है। 20 से जेई मेन का तुम फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे जनवरी में नेक्स्ट ईयर, और सेकंड अटेम्प्ट तक का टाइम है। तो सेकंड अटेम्प्ट तो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, चल ही रहा है। तो 12 महीने हैं पूरे। अब देखो 12 महीने में कितने दिन होते हैं, जोड़ लोगे ना। और उसमें घंटे, घंटे और बढ़ जाएंगे। तो अगर सही उपयोग किया जाए तो बहुत टाइम है। फिजिक्स वाला को कब से जानते हो तुम? अलग सर को 2-3 साल से, 1-2 साल से ज़्यादा अच्छे से जानने लगे होगे। अरे इतनी बड़ी कंपनी इंस्टीट्यूट बना दिया ना। 1 साल पहले तो कुछ नहीं था, यहाँ बैठे हो तुम लोग। ये तो सब अभी प्रकट हुआ है। जब इतना बड़ा चेंज आ सकता है 1 साल में, 2 साल में, तो तुम्हारी तैयारी क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं? तो कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखना है, और जोश भी एकदम, क्लास के अंदर भी और घर जाके भी। क्लास के अंदर ध्यान से सुनना है, समझना है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लास के बाहर पूछ सकते हो, और घर पे जाके थोड़ा टाइम निकाल के सीरियसली थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि अब तुम लोग स्कूल तो जा नहीं रहे हो। सफिशिएंट टाइम है। अच्छा, केमिस्ट्री के बारे में बात करें। बताओ कितने लोगों का केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट में से केमिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद कितने लोगों को है? बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा तो केमिस्ट्री टर्म में लेटर्स होते हैं। जितने हाथ उठ रहे हैं तुम्हारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मैथ्स पूछूंगा तो भी इतनी हाथ उठेंगे, और फिजिक्स पूछूंगा तो भी। तो मिला के तीनों सब्जेक्ट भी पूरी स्ट्रेंथ नहीं होगी, ऐसा है क्या? अच्छा, फिजिक्स कितने लोगों का फेवरेट है? अब तो मैंने बोल दिया तो उठाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो क्या समस्या है केमिस्ट्री में? मतलब जिन लोगों का हाथ नहीं उठा, 1-2 पॉइंट बताओ, समस्या क्या है? समझ नहीं आता। क्या याद करना है? फॉर्मूला? ऑर्गेनिक? अच्छा बताओ, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में क्या?
याद करने होते हैं कि निकालने होते हैं? बेटा याद तो वो एक्सेप्शन भी होता है कुछ। कौन एक एक्सेप्शन बताओ जरा केमिकल बॉन्डिंग में, एक बता दो। एक भी याद नहीं कर पाए? बताओ चलो एक एक्सेप्शन बताओ। इतनी मेहनत की तुमने एक्सेप्शन याद करने में, तो एक तो बता दो। याद नहीं है ना? एक केमिकल बॉन्डिंग में बताओ, स्ट्रक्चर बोला तुमने, स्ट्रक्चर याद करने पड़ते हैं, तो एक एक नाम बता दो जरा जो याद करना पड़ता है, जो एक्सेप्शन है। कोई बता दो पूरी क्लास में जरा कोई। अरे किसी का स्ट्रक्चर बताओ। मीथेन का याद करना पड़ता है? हाँ, देखो याद तो वो करना पड़ता है जो समझ में ना आए, या जो ढंग से समझाया ना गया हो, या ढंग से पढ़ाना गया हो। रटना तो उसको पड़ता है। तो अगर ढंग से पढ़ लें, ढंग से समझ लें, सवाल बना लें, प्रैक्टिस कर लें, तो आधा से ज़्यादा काम तो याद करने का वहीं ख़त्म हो जाता है। अरे मीथेन का स्ट्रक्चर, PCl5 का स्ट्रक्चर है, याद थोड़ी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है इसमें? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर काउंट करो। अब जैसे मीथेन है, CH4 है भाई, मुझे नहीं पता इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। कार्बन के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बता सकते हो क्या? हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत बढ़िया, 4 इलेक्ट्रॉन। लो रख दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 4 हाइड्रोजन हो गए। एक एक बॉन्ड से कनेक्ट होता है हाइड्रोजन के, 2 बॉन्ड से? एक बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, अगर एक बॉन्ड से होता है तो। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड जानते हो कुछ? कितने सिग्मा बॉन्ड है मीथेन के अंदर? सिग्मा, सिग्मा, सिग किसकी नजर लग गई? सिग्मा की। अच्छा, तो ये बताओ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स, जितने दिख रहे हैं तुम्हें, प्लस लोन पेयर्स। लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन के पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, बीच में कौन रखा हुआ है? कार्बन। कोई लोन पेयर दिख रहा है उस पे? नहीं। तो लोन पेयर मीथेन के अंदर कितने? 0। सिग्मा बॉन्ड कितने? 4। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज, पीछे वालों को दिख रहा है मैं नीचे क्या लिख रहा हूं? अभी मैंने पूछा तो नींद खुली है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp3, एक s और 3 p ने मिलके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिए होंगे। हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया ना? तो तरीका क्या है भाई? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जोड़ के बस बॉन्ड दिखाने हैं तुम्हें, इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, जुगाड़ बनानी है, किसी भी तरह से बना लो। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, तो शेप पता चल गया। इसी तरह से PCl5 में बताओ। PCl5 PCl5 हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता, निकालना है। कैसे निकालेंगे? sp3d याद है या निकाल लिया? अच्छा याद है। अमोनिया का भी याद है? NF3 का याद है? NF3 ये तो याद नहीं होगा शायद। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। फ्लोरीन कितने? 3। 3 फ्लोरीन को एक एक बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। एक एक बॉन्ड से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं फ्लोरीन को? क्योंकि फ्लोरीन के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? एक ही चाहिए एक्स्ट्रा, तो 8 हो जाएंगे। ये नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने शेयर कर लिया तो फ्लोरीन का 8 होगा, इसलिए एक बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए? 3 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा का मतलब
अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड्स हैं, एक ही बॉन्ड है तो वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा। एक से ज्यादा है तो एक सिग्मा छोड़ के बाकी सारे पाई बॉन्ड कहलाते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए अब, तीन। तीन। कोई लोन पेयर है क्या सेंट्रल एटम पे, है। क्यों है, कैसे पता चला? क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पांच। पांच, थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल पता होनी चाहिए, नाइट्रोजन की पोजीशन पता होनी चाहिए। पांच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब दो क्या है, अनशेयर्ड, खाली बैठे हुए हैं, इसी को लोन पेयर कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर या लोन पेयर कितना हो गया, एक। तो तीन प्लस एक कितना, चार। चार का मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3। अब sp3 है तो इसका शेप क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल या कुछ और, टेट्राहेड्रल ही बोल देंगे शेप। इलेक्ट्रॉन्स को शेप बताते हुए काउंट, इलेक्ट्रॉन्स को शेप बताते हुए काउंट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन को छुपा लो, इलेक्ट्रॉन को अगर तुम छुपा लोगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तीन सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तीन सिग्मा बॉन्ड होते हैं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ ऐसी है। एक को छुपा दो, एक को हटा दो, बच कैसा गया, पिरामिड जैसा बन जाता है कि नहीं। तो इसको क्या बोल देते हैं, पिरामिडल। इलेक्ट्रॉन्स को छुपा लेना होता है शेप बताते हुए। तो NF3 का शेप कैसा हो गया, पिरामिडल। ये नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन, एक लोन पेयर है इधर, उसको काउंट नहीं करना। तो कुछ याद रखना पड़ रहा है क्या इसमें, बोलो। अरे नहीं ना, एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी कुछ पढ़ा होगा तुमने। हाँ, क्या होता है फॉर्मूला? चलो अब इसकी, चलो बता ही देता हूँ। n अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो वो कैसे निकाले जाते हैं, फॉर्मूले अलग अलग हो सकते तुमने अलग अलग पढ़ा हो। मैं एक बता देता हूँ, हाफ v प्लस m c a, ऐसे ही कुछ पढ़ा होगा शायद। इससे पता चल जाते हैं तुम्हें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। v क्या हो गया, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स। m क्या है, मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स मोनोवैलेंट, जैसे यहां पे कितने हैं, तीन। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नाइट्रोजन के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी बात हुई थी, पांच। तो v की वैल्यू क्या हो गई, पांच। मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम्स कितने हो गए, c क्या है, कैटायनिक चार्ज। कैटायनिक चार्ज का मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज है क्या सेंट्रल एटम पे, यहाँ पे नहीं, ये तो न्यूट्रल है, कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। तो c की वैल्यू भी जीरो, और a इज एनायनिक चार्ज, एनायनिक चार्ज की वैल्यू भी जीरो। तो ये कितना आ गया, चार। चार का मतलब क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो शेप बन जाएगा। अब बताओ अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती, ज्योमेट्री अगर टेट्राहेड्रल है और उसमें दो लोन पेयर आ जाएं, दो लोन पेयर, ऊपर बना देता हूं कहीं। अगर ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से, और दो जगह लोन पेयर रख देने हैं तुम्हें, तो दो पोजीशन को छुपा लोगे तुम, इसको हटा दो, दूसरी कोई भी हटा दो, इसको हटा दो। तो ये शेप कैसा बन जाएगा, इसको बोल सकते हैं वी, या इन्वर्टेड बी, या बोल सकते हैं बेंट, या बोल सकते हैं एंगुलर। अरे बोल सकते हैं कि नहीं, सब बातों का मतलब समझ में आ रहा होगा। बेंट क्यों है ये, वी क्यों है, एंगुलर क्यों है, एक एंगल। और तीन लोन पेयर होते तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तीन लोन पेयर है, एक सिग्मा बॉन्ड। एक और हटा दोगे, एक और हटा दो ये वाली भी, तब तो दो एटम ही बचे बस। दो एटम या दो पॉइंट्स, दे आर ऑलवेज जॉइंड बाय वन लाइन, मतलब ज्योमेट्री शेप कैसा हो जाएगा फिर, लीनियर। कुछ रटना पड़ रहा है क्या, ठीक से समझे समझाया जाए तो रटना कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। और जितना केमिस्ट्री में रटना है उतना तो हर सब्जेक्ट में रटना पड़ेगा बेटा। क्या मैथ्स में फॉर्मूले याद नहीं रखने होते क्या, ग्राफ याद नहीं रखने होते क्या, बोलो। फिजिक्स
में याद नहीं रखने होते क्या फॉर्मूले? रखने होते हैं ना। क्वेश्चंस करने के मेथड्स भी याद रखने होते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा तो कब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, कब क्या फलाना लगाएंगे, है कि नहीं? अब बोलोगे केमिस्ट्री में तो। और बताओ कोई केमिस्ट्री में समस्या। और बताओ केमिस्ट्री में एक समस्या, रटने वाली समस्या दूर हो जाएगी जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। रटने वाली समस्या तुम्हारी। पूछ रहे हो या बता रहे हो? हैं? तो बेटा सब धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कछु होए, और माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। क्या समझ में आया? कुछ नहीं। धीरे धीरे चलना है मन को, सब कुछ धीरे धीरे होता है ना? और माली, गार्डनर, अगर 100 घड़े पानी भी डाल देगा तो फल तो तभी आएंगे जब सीजन आएगा फलाने का। तो मेहनत करते रहो बेटा, धीरे 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 सब कुछ सीखोगे और सब कुछ सीख जाओगे जब पीछे पलट के देखोगे तो। चलो, तो ये तो केमिस्ट्री की बात कर रहे थे हम, इसलिए वहां से बात शुरू हुई कि रटना और समझने वाली बात। हाँ, कोई तकलीफ तुम्हें? अभी तो फिजिकल के चैप्टर्स हैं 4 शुरू के, है ना? बाकी सेम टीचर ही पढ़ाएंगे। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और करना था कि नेक्स्ट वीक के लिए टाइम पता है तुम्हें? नेक्स्ट वीक के लिए टाइम है क्लास का 9 to 2 जो आज था, और डेज रहेंगे ट्यूसडे टू फ्राइडे। ट्यूसडे टू फ्राइडे 9 to 2 PM, ठीक है? सुबह 9 से दिन में 2 बजे तक। चलो। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लिखा था ना इससे पहले मैंने। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, केमिस्ट्री के कुछ फायदे और बता दूं मैं तुम्हें। अगर केमिस्ट्री के लिए एक ग्राफ प्लॉट करें, इधर ले लो तुम इनपुट। इनपुट का मतलब तुम्हारी मेहनत, और इधर ले लो आउटपुट। आउटपुट का मतलब तुम्हारे लिए क्या है? मार्क्स। मार्क्स वर्सेस मेहनत। ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, लीनियर। मेहनत करते जाओ, मार्क्स लेते जाओ, आउटपुट लेते जाओ। फिजिक्स में कैसा होता है? हैं? पढ़ लिया अब तो 1 साल तुमने फिजिक्स भी। फिजिक्स में ग्राफ कुछ कैसा होगा? चैप्टर को बिल्ड करने में टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है ना? फिर एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए तो सडनली फिर जंप आता है। फिजिक्स में कुछ ऐसा वेरिएशन होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है लेकिन काफी सवाल बनाने पड़ते हैं अलग अलग बुक से, मॉड्यूल से। और मैथ्स का कैसा रहता है भैया? ये सब बात कर रहा हूँ मैं मेंस और एडवांस की, है ना? स्कूल में मत चले जाना कि एनसीईआरटी का सवाल रट के गए मैथ्स में, तो वहाँ तो सीधे छाप के आ गए। और केमिस्ट्री में तो बाहर से कुछ आ गया था। ये जेई मेंस और एडवांस की बात हो रही है। तो मैथ्स में कैसा ग्राफ रहता है? और ऐसा भी हो सकता है, बहुत ऊपर जा नहीं पाता आदमी जनरली। देखो, एक्सेप्शन तो हर जगह है। केमिस्ट्री की बात हो रही थी, हर जगह एक्सेप्शन है। तो एक आध कोई निकल जाए अलग बात है, बाकी इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, यही ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ही होता है। बहुत स्टूडेंट से बात होती है, उनकी परफॉर्मेंस भी देखते रहते हैं हम लोग। तो अब देखो, अब तुम्हें दिख रहा है फायदा कहाँ है ना? इनपुट डालो, आउटपुट लो।
क्योंकि तुम्हें तो मिला के ही नंबर लाने हैं ना, जेई मेन में रैंक लाने के लिए या जेई एडवांस में रैंक लाने के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए इनपुट आउटपुट रेशो सबसे बढ़िया है। धीरे धीरे और क्लास 12th में जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा। बस इंटरेस्ट लो, क्लास में जो बताया जाए उसको ध्यान से सुनो और घर जाके पढ़ो। चलो मुद्दे की बात पे आ जाए। सॉलिड स्टेट, आज का एजेंडा क्या है देख लो। पहले तो बातें करनी थी, बातें हो गई और चलती रहेंगी। इसके बाद अब सॉलिड स्टेट की कहानी स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, स्टेट किसकी स्टेट है ये? मैटर की स्टेट है। कोई और स्टेट ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्या? हाँ, गैशियस स्टेट पढ़ा था क्या? कभी तो पढ़ा था क्लास 11th में। गैशियस स्टेट, आइडियल गैस, रियल गैस, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, याद आ रहा है? बॉयल्स लॉ याद आ रहा है? क्या होता है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलुजेक्स लॉ, कुछ ये वेरिएशन कुछ बताते हैं, डिपेंडेंस बताते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का आपस में। हाँ, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है बता दो जरा पीछे, सबसे पीछे। समझ गए भैया मैं किससे बात कर रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, आप ही बता दो जरा, बॉयल्स लॉ याद करके कुछ बताओ। बॉयल्स लॉ याद नहीं आ रहा अभी? अच्छा, क्या होता है भाई बाकी लोग? बॉयल्स लॉ पी, वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, यही होता है कि बॉयल्स लॉ कि प्रेशर अगर बढ़ाएंगे किसी गैस के कंटेनर पे और वो कंटेनर अगर फ्लेक्सिबल है, उसमें एक मूविंग पिस्टन लगी हुई है जो ऊपर नीचे हो सकती है, अगर उस पर प्रेशर डालेंगे तो वॉल्यूम कम होने लगेगा और प्रेशर अगर रिलीज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स रिलेशनशिप। फिर चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बताता है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बोलो कैसी रिलेशनशिप होगी, डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट। अरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस एक्सपेंड करती है, मतलब वॉल्यूम बढ़ता है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कौन सा लॉ हो गया? चार्ल्स लॉ। फिर एक होता है गे-लुसाक्स लॉ, वो क्या होता है? प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशनशिप बताता है। प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप होगी? डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट कैसे? टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, गैस के कंटेनर को अगर हीट करेंगे तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। बढ़ गई तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ टकराएंगे, किसके साथ? कंटेनर की दीवार के साथ। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ टकराएंगे तो ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर होगा, और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ही क्या होता है? फोर्स। अरे होता है कि नहीं होता? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स और फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ टकराएंगे तो ज्यादा प्रेशर होगा, तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो हो गई बात गैसियस स्टेट की। फिर थोड़ी बहुत लिक्विड स्टेट भी पढ़ी होगी तुमने, एनसीईआरटी में होता है 2 पेज, 1 पेज कुछ, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। ये तो फिजिक्स में ही बताते हैं, फ्लूइड्स चैप्टर होता है ना, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। तो अब किसका नंबर आ गया? अब कौन सी स्टेट बची है? सॉलिड स्टेट बची है। अब सॉलिड स्टेट क्लास 12 का पहला चैप्टर है। तो दीज आर स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो कहानी है बचपन की। अब आगे बढ़ते हैं। और भी कोई होती है क्या फिजिकल स्टेट? हाँ, ये तीनों कौन सी फिजिकल स्टेट्स हैं जो कि हमें दिखती हैं? दे आर विजिबल इन डेली लाइफ। अरे है कि नहीं? दिखती है का मतलब हमारा आमना सामना होता रहता है, जिनसे हम टकराते रहते हैं, हमारा मतलब पड़ता रहता है। विजिबल और एनकाउंटर्ड इन डेली लाइफ। इसके अलावा भी कुछ होती है। प्लाज्मा एक स्टेट होती है, वो क्या होती है भाई? प्लाज्मा क्या होती है?
सुपर हीटेड स्टेट है वो। उसमें जब टेम्परेचर किसी का बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के भाग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर भाग जाएंगे तो क्या बचेगा, आयंस बचेंगे। एंड दे विल बी सराउंडेड इन अ पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का एक तालाब सा है और उसमें बीच में आयंस पड़े हुए हैं। उस स्टेट को क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा। और एक और स्टेट होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं इसको। प्लाज्मा तो मिलती है यूनिवर्स में, बहुत सारा प्लाज्मा है। कहाँ है, अर्थ के बाहर, सन के अंदर होता है प्लाज्मा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, एक अनस्टेबल स्टेट होती है, अनस्टेबल। इसको धरती पे हम नहीं बना सकते, स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज़ है कि थोड़े टाइम के लिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स डेवलप कर लिए गए, ठीक है। तो खैर उन दोनों को हटा दो, उनका ज़रूरत जेई मेन से एडवांस से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे लिए ये तीन ही काम किए हैं, दो के बारे में आप पढ़ ही चुके हो, तीसरी पे आ जाते हैं। इन तीनों में क्या रिलेशन है, सॉलिड से लिक्विड कैसे बनेगा, ये लिखा है डेल्टा का साइन है, ये प्लस डेल्टा दिख नहीं रहा है, ब्लैक पे ब्लैक हो गया, और ये माइनस डेल्टा। तो बताओ अगर सॉलिड को हीट देते हैं, प्लस डेल्टा का मतलब हीट देना, तो किस में कन्वर्ट होता है, पहले लिक्विड में जनरली, है ना, और फिर लिक्विड से गैस में। क्या सॉलिड से भी गैस में या वेपर में जा सकता है, डायरेक्टली जा सकता है। ड्राई आइस सुनी होगी ना, ड्राई आइस का मतलब सॉलिड CO2, तो वो डायरेक्टली भी कन्वर्ट हो सकती है सॉलिड से गैसियस स्टेट में। खैर हीट अगर हम देंगे तो आगे की तरफ जाएगा ये साइकिल, और अगर हीट रिमूव करेंगे, मतलब हीट निकालेंगे, कोई सब्सटेंस हीट लूज करेगा या टेम्परेचर उसका कम किया जाएगा, तो सॉलिड की तरफ भागेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या कहानी है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन तो समझ ही रहे हो, जिससे मॉलिक्यूल्स बंधे हुए हैं। इंटरमोलिकुलर, इंटर का मतलब दो डिफरेंट एंटिटीज के बीच में, दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, इंटरमोलिकुलर। एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। अरे इंटरनेशनल सुना होगा तुमने, इंटरनेशनल मैच खेलती है इंडिया की टीम, तो इंटरनेशनल का मतलब दो अलग अलग देशों के बीच में। तो इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करेगा क्या, फिजिकल स्टेट। कैसे डिसाइड करेगा बोलो, कैसे डिसाइड करेगा फिजिकल स्टेट। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, स्ट्रांग है, तो पास पास रहना चाहेंगे कि दूर दूर, पास पास या दूर दूर। भाई साहब लाल शर्ट, क्या है आपके हाथ में, अच्छा फोन तो नहीं है ना, हाँ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग, तो पास पास, और पास पास किस में रहते हैं पार्टिकल, सॉलिड में या गैस में, सॉलिड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक हुए तो फिर स्टेट कौन सी होगी, पहले लिक्विड, और भी वीक हुए तो गैस। गैस में पार्टिकल सबसे दूर दूर रहते हैं। ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसा कुछ सुना है तुमने, डाइपोल, डाइपोल। दूसरा क्या लिखा है, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। फिर क्या लिखा है, लंडन फोर्सेस, इनको डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहली बार सुना है लंदन शब्द बेटा, एक सिटी भी होती है। चेहरे पे मुस्कान आ गई तुम्हारे, हाँ अच्छा कुछ और याद आ गया था क्या, बड़े हो जाओ, थोड़े बड़े भी हो गए है ना। लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस, ये सब क्या होते हैं, डाइपोल, डाइपोल का मतलब एक मॉलिक्यूल में डाइपोल है, दूसरे मॉलिक्यूल में भी डाइपोल है। जैसे HCl के दो मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो, ये क्या चिड़िया होती है भाई, किसकी ज्यादा, Cl की ज्यादा। तो Cl पे कैसा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे ही हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है,
अट्रैक्शन या रिपल्शन? तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस अट्रैक्शन को ही क्या बोल दिया जाएगा? डाइपोल डाइपोल। क्यों बोल दिया डाइपोल डाइपोल? ये डाइपोल है, डाइपोल का मतलब दो पोल, इसके अंदर दो पोल है ना, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। ये भी डाइपोल है, दूसरा मॉलिक्यूल भी डाइपोल है, इसका मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है? एक तो HCl का मॉलिक्यूल है, तो उसमें कहानी आप जानते ही हो कि H+ और Cl- दोनों में पार्शियल चार्जेस है, और दूसरा है Cl2 का मॉलिक्यूल। क्या क्लोरीन के अंदर कोई चार्जेस हैं अभी? अगर दोनों सेम एटम है मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसका मतलब चार्जेस भी इन पे पार्शियल चार्जेस भी नहीं होने चाहिए। कब नहीं होने चाहिए? जब अकेला पड़ा है तब नहीं होने चाहिए। लेकिन जब ये HCl के बगल में आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल? ये वाला जो पास वाला क्लोरीन एटम है, पास वाला क्लोरीन एटम, इस क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को ये क्लोरीन एटम का नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? राइट साइड शिफ्ट होंगे, मतलब राइट वाली क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? राइट वाली क्लोरीन एटम पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, और लेफ्ट वाली पे क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। क्यों आ गया? क्योंकि बगल में एक ऐसा एटम था जिसपे चार्ज था, उसने इस Cl2 के जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है उसमें डाइपोल इंड्यूस करा दिया, पैदा कर दिया, इंड्यूस करा दिया। तो एक डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल है HCl, क्योंकि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, और दूसरे में डाइपोल इंड्यूस करा दिया गया। अब बताओ ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? तो इस अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये लंडन या डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होते हैं? हमने पहला केस देखा कि दोनों में डाइपोल था, दूसरा केस एक में डाइपोल था दूसरे में नहीं था, तीसरा केस क्या होगा? किसी में डाइपोल नहीं है। तो फिर अट्रैक्शन कैसे डेवलप होगा? किसी एक मोमेंट के लिए तो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो सकते हैं किसी एटम पे, और इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं एटम के आसपास, एक एटम पे वो शिफ्ट हो गए, Cl2 है, किसी एक तरफ एक इंस्टेंट के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, माइक्रो नैनो सेकंड के लिए अगर शिफ्ट हुए, तो मान लो लेफ्ट वाले क्लोरीन एटम पे शिफ्ट हुए थे, तो इस पे क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। मतलब यहां पे एक इंस्टेंट के लिए, छोटे से समय के लिए क्या बन गया? डाइपोल। जैसे ही इसमें डाइपोल पैदा हुआ छोटे से इंस्टेंट के लिए, बगल वाले मॉलिक्यूल में क्या करेगा? बगल वाला मॉलिक्यूल अब अनअफेक्टेड रह पाएगा क्या इससे, इन चार्जेस से? नहीं। इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो बगल वाले पे क्या क्रिएट कर देगा? ये नेगेटिव चार्ज। अगर इस क्लोरीन एटम पे नेगेटिव आया तो इसके इससे जो बॉन्डेड क्लोरीन एटम है उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? ये डाइपोल कैसे पैदा हुआ था? एक इंस्टेंट के लिए पैदा हुआ था, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? इंस्टेंटेनियस डाइपोल का मतलब एक इंस्टेंट पे पैदा हुआ, उसने बगल वाले में इंड्यूस करा दिया डाइपोल, तो नाम क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, वहां भी कुछ अट्रैक्शन होता है, और उसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसका नाम शॉर्ट में इतना लंबा कौन बोलेगा? क्या है? लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कहानी तुम जानते हो, अरे पढ़ा होगा, सुना होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? उसमें हाइड्रोजन है बीच में, वो भी एक तरह का अट्रैक्शन ही होता है, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? यहां लिख देता हूं, HF के दो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, इसी को क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्ड। अलग से बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? HCl में तो नहीं बोला था। क्यों बोला अलग से? क्योंकि ये नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से कैसा होता है? मजबूत, स्ट्रॉन्ग। क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन ऐसे एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन पे आने वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी
ज्यादा होगा, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रांग हो गया, इसलिए अलग से नाम दे दिया क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कब होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन किसके बीच में फंसा होता है, दो फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम के या इनके आपस में कॉम्बिनेशन के बीच में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप के ये जो फोर्सेस मैं बता रहा हूँ, ये सब क्या है, फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इंटरमोलिकुलर, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले, HCl का एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल अगर स्ट्रांग होंगे तो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, सॉलिड। थोड़े वीक होंगे तो लिक्विड, बहुत ही वीक होंगे तो गैस। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करते हैं कि फिजिकल स्टेट क्या होगी। नोट करना है क्या, मिल जाएगी वैसे पीपीटी, घर जाके भी देख सकते हो। जो नोट करना है वो मैं आगे जाके बता दूंगा। सॉलिड स्टेट पे आ जाते हैं। सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई, ये रखा है सॉलिड का बॉक्स, लकड़ी का ये एक लट्ठा रखा हुआ है। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है तुमको, क्या इसका कंपोजिशन फिक्स्ड है। कंपोजिशन का मतलब इसके अंदर का इसका माल एक ही जैसा है ना, अरे है कि नहीं, या चेंज हो रहा है हर इंस्टेंट पे, नहीं हो रहा। मास इसका फिक्स्ड है या डिफरेंट है, मास तो फिक्स्ड ही होता है। क्या मास लिक्विड का भी फिक्स्ड होता है, अगर तुम्हें एक गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड दिया जाए, क्या उसका मास फिक्स्ड रहेगा या बदल जाएगा। एक गिलास में जितना मास है उतना ही एक बड़े पतीले में भी होगा या बदल जाएगा, बदल बदल जाएगा, फिक्स्ड रहेगा। मास तो फिक्स रहता है हर सब्सटेंस का, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड चाहे गैस, मास फिक्स्ड है। वॉल्यूम सॉलिड के लिए फिक्स्ड होता है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, तुम्हें दिख रहा है। लिक्विड के लिए वॉल्यूम ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, ज़्यादा अप्रिशिएबल चेंज नहीं होता। और गैस का वॉल्यूम, अगर प्रेशर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में अप्रिशिएबल चेंज आता है। सॉलिड में अगर क्या लग रहा है, अगर इसके ऊपर बैठ जाए तो पिचक जाता है क्या, ये नहीं ना, जनरली ऐसा नहीं होता। लिक्विड में भी कंप्रेशन नेग्लिजिबल होता है, गैसेस में अप्रिशिएबल होता है। डेफिनेट शेप भी होता है, ये सब कहानी तुम जानते ही हो। और डेंसिटी भी इसकी फिक्स्ड है, उसमें भी चेंज नहीं आएगा। अगर इसको हीट करेंगे हम तो ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, चेंज आता है, कह रहा हूं ना मैं, चेंज लिक्विड में भी आएगा, सॉलिड में भी आएगा और गैस में भी आएगा। लेकिन यहां कंसिडर करने लायक ये चेंजेस नहीं है, वॉल्यूम का चेंज, शेप का चेंज या डेंसिटी का चेंज, जनरली ये कंसिडर करने लायक नहीं होते, तो फिक्स्ड मान लेते हैं। फिक्स्ड ये सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब जानते ही हो। अब आओ इधर देखो, पैकिंग। पैकिंग क्या चीज है, पैकिंग का मतलब जो पार्टिकल्स जिनसे मिलके सॉलिड बना हुआ है, कौन कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम, बस एटम ही या कुछ और भी, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मॉलिक्यूल, एटम का एग्जांपल बताओ, एटम कोई सॉलिड जो एटम से बना हो। अरे आयरन, आयरन का कोई भी ब्लॉक ले लो, आयरन से बनी हुई कोई भी चीज ले लो, तो उसके अंदर क्या है, Fe के, आयरन के एटम्स है, अरे हैं कि नहीं। सोडियम के, सोडियम का पीस लोगे एक, तो सोडियम के एटम्स होंगे उसके अंदर। आयंस हो सकते हैं, आयंस क्या पार्टिकल्स जिनसे मिलके, जिनकी पैकिंग हो रही है, ये जिनसे मिलके कोई सब्सटेंस बन रहा है, क्या वो आयंस हो सकते हैं, अरे आयंस भी हो सकते हैं। एग्जांपल बताओ, NaCl, NaCl, NaCl के अंदर क्या है, Na प्लस और Cl माइनस आयंस, आयनिक कंपाउंड है, आयंस हो गए। और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं क्या, कोई एग्जांपल, मतलब आइस, सॉलिड की बात कर रहे हैं हम, तो आइस, आइस के अंदर, आइस किससे मिलके बना है, वाटर के मॉलिक्यूल से मिलके बना है, तो वहां मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्लोजली पैक्ड है। ऐसी ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है, CO2, सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। जैसे सॉलिड वाटर इज आइस, तो सॉलिड CO2 इज ड्राई आइस। तो वहां CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक अकेला आइटम तो नहीं है ना कार्बन का या ऑक्सीजन का, ना आयन है, तो क्या है वहां मॉलिक्यूल, CO2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में अरेंज्ड है, क्लोजली पैक्ड है। तो डिफरेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सॉलिड में कैसा होगा, देखो ऐसे आस पास पास, मोर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड्स में थोड़ा दूर दूर, और गैस में बहुत दूर दूर, वेरी लूज पैकिंग। आ रही है बात समझ में। डेंसिटी,
डेंसिटी के बारे में बात करें तो डेंसिटी होता क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। डेंसिटी कंपैरिजन सब जानते ही हो, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी अगर पार्टिकल्स पास पास हैं तो? सॉलिड की। पार्टिकल्स पास पास हैं मतलब कम स्पेस में ज्यादा माल रखा हुआ है, तो ज्यादा मास होगा कम स्पेस में, ज्यादा मास होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी कैसी हो गई? हाई। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा, मतलब मॉडरेट या मीडियम डेंसिटी, और गैसेस की डेंसिटी सबसे कम। बहुत दूर दूर है मॉलिक्यूल, बीच में बहुत सारा खाली स्पेस है, तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, माल है नहीं। ठीक है। ये देखो सॉलिड का माइक्रोस्कोपिक व्यू। इसका मतलब अगर उसको देखें माइक्रोस्कोप लगा के, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा के स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्या कोई गैस ऐसी दिखेगी हमें? क्या ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का सैंपल हो, अगर उसको एनालाइज किया जाए वो ऐसा दिखेगा क्या? नहीं। वहां तो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? रैंडम मोशन में घूमते रहते हैं, जबकि सॉलिड में सब चिपके हुए एक दूसरे से, फिक्स्ड पोजीशन है उनकी, एक जगह पे बैठे हुए हैं, क्लोजली पैक्ड है, कुछ इस तरीके से। सॉलिड है, फिक्स्ड कंपोजिशन, ये बात हो गई हमारी। डेंसिटी का ऑर्डर हमने देख लिया। एक्सेप्शन सुना है ऐसा कभी? डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, ऑल्दो आइस इज सॉलिड एंड वाटर लिक्विड होता है, बट आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। अरे सुना है, देखा है तो सबने। ऊपर तैरती है, क्यों तैरती है? अगर तैर रही है तो मतलब हल्की है, मतलब उसकी डेंसिटी कम है। तो आप बोलोगे ये तो एक्सेप्शन है। आ गया एक्सेप्शन। हर एक्सेप्शन का कोई रीजन होता है? रीजन बताया था। देखो आइस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल से मिलके आइस बना है। तो ये रहा एक वाटर का मॉलिक्यूल, फिर दूसरा, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये देखो यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम के बीच में कौन बैठा हुआ है? हाइड्रोजन एटम। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोलो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? इसी को तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन एटम एक एक ऑक्सीजन एटम के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड है, और दूसरे के साथ जो बना उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कह दिया। तो एक वाटर मॉलिक्यूल के आसपास ऐसे चार हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। चार हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन एक वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को इसने अट्रैक्ट किया, ऐसे ही दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे। इस ऑक्सीजन पे भी कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए दो हाइड्रोजन है, उनको कौन अट्रैक्ट कर सकता है? किसी और वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन। इसी तरीके से कहानी चलती रहेगी आगे। तो अब तुम देख रहे हो, अगर ये सॉलिड है इनका मतलब इनकी पोजीशन फिक्स्ड है। ये वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे और वहीं बैठा रहेगा। तो इनके बीच में दिख रहे हैं खाली स्पेसेस? अरे दिख रहे हैं कि नहीं? अगर लिक्विड होता वाटर, वाटर लिक्विड है तो ये वाटर मॉलिक्यूल पास पास आ सकते हैं, दूर दूर जा सकते हैं, तो ये स्पेस कम हो सकते हैं। लेकिन सॉलिड में ये स्पेस हमेशा बने रहेंगे, और अगर स्पेस खाली है इसका मतलब डेंसिटी कैसी हो जाएगी? कम या ज्यादा? कम। इसलिए आइस की डेंसिटी होती है कम, क्योंकि वहां वाटर मॉलिक्यूल्स आर, वन वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देयर इज रिजल्टेंट वेकेंट स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इसलिए डेंसिटी कम हो गई, इसलिए आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। ये एक एक्सेप्शन हो गया। जनरली क्या होता है? जनरली सॉलिड्स में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ये वाली कहानी अगर हटा दें, वाटर वाली कहानी हटा दें, तो बाकी सब जगह क्या होता है? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस सॉलिड्स में सबसे कम होती है। कंप्रेशन हो नहीं सकता, लगे हुए हैं दोनों, धक्का मारने में पिचक जाएगा क्या ये? नहीं पिचकेगा ना, नहीं। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज चल रही हैं। सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन तो है किसके कंपैरिजन में? लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में। अब सॉलिड में भी अगर आपस में कंपेयर करें, भाई कोई चीज एब्सोल्यूट तो नहीं होती है, कोई
एक्टर किसी से अच्छा एक्टर है, कोई एक्टर बोले रणवीर कपूर अच्छा एक्टर है, तो किसी से अच्छा बोलोगे ना कि सबसे अच्छा हो जाएगा, सबसे अच्छा तो कुछ नहीं होता, कल कोई और आ जाएगा, है कि नहीं? तो हर चीज क्या होती है? रिलेटिव। तो सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है किसके कंपैरिजन में? लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में। सॉलिड में आपस में भी तो डिफरेंट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं, हर सॉलिड अलग है, उसके पार्टिकल्स अलग है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग भी अलग अलग है। तो सॉलिड में अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ये आईएमएफ क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? लो। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज होती है? जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बताओ, जब तुमने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया या कम कर दिया? सॉलिड में पास पास, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर, मतलब डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस अगर बढ़ गई तो डिस्टेंस कब बढ़ा पाओगे? जब उनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे या स्ट्रांग होंगे? वीक होंगे भाई। वीक होंगे तो आसानी से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, आसानी से सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, आपको कम टेम्परेचर पे ही उन पार्टिकल्स को आप क्या कर पाओगे? दूर दूर कर पाओगे, या उनके बीच के फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाओगे। ठीक है। और अगर स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांगली बंधे हुए हैं, तो ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा उन फोर्सेस को खत्म करने के लिए, तब जाके पार्टिकल दूर दूर होंगे और लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अब जैसे बताओ, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और आयरन के सैंपल का मेल्टिंग पॉइंट, एक आयरन ब्लॉक है उसका मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? वाटर का। क्या आइस लिख देता हूं, आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से पहले ही 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाती है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम है। और मेटल एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि Fe और भी तमाम मेटल जितने भी जानते हो, दे आर जनरली हाई मेल्टिंग सॉलिड्स, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। तो सॉलिड्स के अंदर भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हुए प्रॉपर्टीज बदल सकती हैं, किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम और किसी का ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, अब ये माइक्रोस्कोपिक व्यू जो अभी दिखाया था उसमें पोजीशन अगर इनकी फिक्स्ड है, पार्टिकल्स की पोजीशन है, तो ये रैंडम मोशन कर सकते हैं क्या? क्या ये वाला पार्टिकल उठ के इधर चला जाएगा इसका मन करेगा? तो ऐसा गैस में हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल कहीं भी चला जाए। इस कोने में है भी एक गैस का पार्टिकल, वो रूम के दूसरे कोने में, वो तो लगातार घूम ही रहा है। लिक्विड में हो सकता है? लिक्विड में भी एक, अगर दो मॉलिक्यूल आपस में बंधे हुए हैं तो वो एक दूसरे के अबाउट तो घूम ही सकते हैं। अरे घूम सकते हैं कि नहीं? तभी तो लिक्विड फ्लो करता है। लिक्विड को तुम एक जगह पे डालो, वो आगे क्यों बढ़ता जाता है? क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल आगे बढ़ सकते हैं, मॉलिक्यूल आगे बढ़ सकते हैं, वो मोशन कर सकते हैं। क्या सॉलिड में ये हो सकता है? मतलब कौन सा मोशन नहीं हो सकता? लिक्विड फ्लो कर रहा है मतलब कौन सा मोशन कर रहा है? ट्रांसलेशनल कर रहा है क्या? अरे ट्रांसलेशनल फिजिक्स में जानते हो ना, एक लाइन में चलना मतलब ट्रांसलेटरी मोशन, गोल गोल घूमना मतलब रोटेशनल मोशन, और एक ही जगह पे खड़े होकर इधर उधर हिलना वाइब्रेटरी मोशन। तो सॉलिड कौन सा कर सकता है? वाइब्रेटरी मोशन ही सिर्फ कर सकता है। ये पार्टिकल्स अपनी जगह पे बैठे हुए ही थोड़ा थोड़ा हिल सकते हैं बस, ना तो अपने बगल वाले पड़ोसी के आसपास चक्कर लगा सकते हैं, ना ही एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे कहीं अपनी जगह से उठ के किसी दूसरी सीट पे जा सकते हैं। ठीक है, अपनी जगह पे ही, जैसे तुम्हारी पोजीशन फिक्स्ड है, अभी उठ के नहीं जा सकते ना तुम क्लास के अंदर, पकड़ लूंगा ना मैं, अपनी जगह पे बस ऐसे हिल लो थोड़ा एडजस्ट होने के लिए। तो वही सॉलिड, सॉलिड कैन शो वाइब्रेटरी मोशन। सवाल बता दो, इससे आसान तो क्या होगा? हाँ, बचपन में वापस जाओ, ये तो 9th क्लास में भी होता था चैप्टर, कि 10th में? 10th मैटर 9th में होता था शायद, है ना? सॉलिड है फिक्स्ड, मास भी फिक्स्ड, वॉल्यूम, शेप, ऑल ऑफ दिस। चलो थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं। अब बोलो लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए क्या फिक्स्ड? मास फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड, ज्यादा चेंज नहीं आता, शेप नॉट फिक्स्ड, जिस बर्तन में डाल दो उसी का शेप ले लेता। और गैस, मास फिक्स्ड, वॉल्यूम
नॉट फिक्स्ड, शेप भी तो बिल्कुल ही फिक्स्ड नहीं है। सॉलिड पार्टिकल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। कैसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स हैव लीनियर, रोटेशनल, एक चूज करना है, क्या चूज करेंगे? वाइब्रेटरी या वाइब्रेशनल मोशन। ठीक। अब काम की बात पे आ जाते हैं, यहां से शुरू होती है कहानी असली। इससे पहले तो भूमिका बनाई जा रही थी बस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड स्टेट में अब हम घुस चुके हैं चैप्टर के अंदर। सॉलिड्स दो टाइप्स में हम ब्रॉडली सॉलिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको नोट करो, लिखो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, हेडिंग डालो सॉलिड स्टेट, अगर अभी तक कुछ नहीं लिखा है तो। सॉलिड स्टेट दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन को एक और नाम दिया जाता है क्रिस्टलाइन, और लॉन्ग रेंज सॉलिड्स। अमॉर्फस और शॉर्ट रेंज सॉलिड्स। डेफिनेशन, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर लिखो दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट of constituent particles throughout throughout whereas amorphous solids they do not have regular arrangement. or have regular arrangement only for short distance. Only for short distance. आगे देखते हैं, एक चित्र लेके आया हूं तुम्हारे लिए। ये देखो लेफ्ट वाला है क्रिस्टलाइन, रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है, पूरा जितने पार्टिकल्स रखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जिनसे मिलके सॉलिड बना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं, वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं।
इरेगुलर अरेंजमेंट तो नहीं है ये, और थ्रू आउट रेगुलर अरेंजमेंट है, जितना सॉलिड जहां से जहां तक है वहां रेगुलर अरेंजमेंट। अमॉर्फस में क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट होगा अगर ओवरऑल सॉलिड को देखें। और अगर रेगुलर अरेंजमेंट कहीं है भी तो वो सिर्फ छोटी छोटी जगह पे छोटी छोटी डिस्टेंसेस में मिलेगा। जैसे ये देखो जरा, इनको देखो, ये रेगुलर अरेंजमेंट लग रहा होगा तुमको, ये रेगुलर अरेंजमेंट लग रहा होगा, बट क्या ओवरऑल इसको देखें तो रेगुलर है, नहीं है। तो ये कैसा, ये क्या कहलाएगा, अमॉर्फस, और ये हो गया क्रिस्टलाइन। आ रही है एकदम डिफरेंस समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोलो, रेगुलर अरेंजमेंट कहां होता है जानते हो कहीं, डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर शायद पी ब्लॉक में देखा हो एनसीईआरटी में। ग्रेफाइट का भी रेगुलर अरेंजमेंट ही होता है पार्टिकल्स का। NaCl एटसेट्रा, ऑल ऑफ दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और इसके एग्जांपल्स रबर, प्लास्टिक, ग्लास एटसेट्रा। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, हर एक कार्बन एटम, एवरी कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स इन अ टेट्राहेड्रल मैनर। ये कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से टेट्राहेड्रली सराउंड होगा। ऐसा ही हर एक कार्बन एटम के आसपास होता हुआ दिख रहा होगा तुम। आगे बढ़ाते जाओ उसको, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे तुम्हें फिक्स्ड डायरेक्शन में कार्बन एटम्स मिलेंगे। ग्रेफाइट सुना होगा शायद, हेक्सागोनल लेयर्स होती है, एक लेयर फॉर्म में होगा है ना ग्रेफाइट, एक लेयर है उसमें ऐसे हेक्सागन्स होते हैं, कार्बन एटम्स किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, हेक्सागोनल फैशन में, कुछ इस तरीके से बहुत सारे हेक्सागन्स। हर एक कॉर्नर पे कौन रखा हुआ है, कार्बन एटम, ये कॉर्नर्स पे कार्बन एटम है। ये एक लेयर हो गई ऐसे ही, आगे बढ़ा दो उसको, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे बहुत सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर ऊपर। तो ये भी तो एक रेगुलर अरेंजमेंट है कि नहीं। इन कार्बन एटम्स के बीच में जितनी डिस्टेंस इन कार्बन एटम्स के बीच में होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ भी, उतनी डिस्टेंस यहाँ भी, सारी एक कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ही तो है। कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से बंधा हुआ है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ तो सेम ही होगी, अलग तो नहीं होगी। ऐसे ही एक लेयर के बीच की और दूसरे लेयर के बीच की डिस्टेंस भी सेम होगी। तो ये सब रेगुलर अरेंजमेंट है। NaCl का स्ट्रक्चर देखो आगे होगा कहीं, एक बार दर्शन करा देता हूं तुम्हें। ये रहा NaCl, कुछ ऐसा, Cl माइनस और Na प्लस ऑल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं। ऑल्टरनेट, कंटिन्यूस नहीं हो सकते, क्योंकि कंटिन्यूस होंगे तो क्या हो जाएगा, सेम चार्ज। सेम चार्ज तो पास पास नहीं रहना चाहते, कहाँ रहना चाहते हैं, दूर दूर भागेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्टरनेट होंगे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में तुम देख लो। देखो Cl के नीचे आए तो Na प्लस मिला, लेफ्ट में गए तो Na प्लस मिला, और पीछे भी क्या दिख रहा है, Na प्लस दिख रहा है कि नहीं। अगर इसी को और आगे बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, ये तो एक छोटी सी यूनिट बनाई है, आगे बढ़ा देंगे तो यहां भी कौन मिलेगा, Na प्लस, यहाँ Cl के बगल में भी कौन मिलेगा, Na प्लस। ऑल्टरनेट, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, दिख रहा है कि नहीं रेगुलर अरेंजमेंट। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल। रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ये मैंने दिखाई दिया, ये कुछ ऐसे होंगे, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। इर्रेगुलर अरेंजमेंट, अमॉर्फस सॉलिड्स। एग्जाम्पल नोट कर लिए। अब आ जाओ डिफरेंसेस पे। डिफरेंसेस, एक तरफ लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं CS, आप भी चाहो तो लिख सकते हो, और दूसरी तरफ लिखो इसमें अमॉर्फस सॉलिड्स, AS।
CS and AS. First point, प्रॉपर्टी की बात और कर लेते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई व्हेन कट, जब उन्हें काटा जाए. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड देते हैं स्मूथ सरफेस, गिव स्मूथ सरफेस, गिव स्मूथ सरफेस. और अमॉर्फस सॉलिड देते हैं इर्रेगुलर सरफेस, इर्रेगुलर सरफेस. थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ग्लास कौन किसका एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस. अमॉर्फस. तो बोलोगे ग्लास तो चिकन ही देखा है हमने, जब भी देखा है. कह रहे हो इर्रेगुलर सरफेस मिलती है. बात कहां की हो रही है, उसको काटने की हो रही है. तो अगर ये जैसे ये शीशा लगा हुआ इस गेट पे, इसको बाहर निकाला जाए और इसकी एज को देखा जाए, एज है ना, इसकी फ्रंट और बैक की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एज. एज को अगर देखोगे या उंगली फेरोगे तो वो कैसी दिखेगी, इर्रेगुलर होगी. ठीक है. जबकि अगर सोडियम मेटल के पीस को नाइफ से काटोगे, सोडियम मेटल सॉफ्ट होता है, पड़ा होगा शायद, उसको नाइफ से काटा जा सकता है, तो एकदम शार्प सरफेस मिलेगी, इर्रेगुलर नहीं मिलेगी, स्मूथ सरफेस मिलेगी. तो काटने पे क्या डिफरेंस है ये देख लिया हमने. दूसरा, अरेंजमेंट तो देख ही चुके हैं पार्टिकल्स का, है ना. एक जगह थ्रू आउट सेम है और एक जगह डिफरेंट हो सकता है, शॉर्ट रेंज में सेम मिल सकता है. अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की. मेल्टिंग पॉइंट, melting point, they have sharp melting point. CS have sharp melting point, sharp melting point. Whereas amorphous solids, they have range of melting point. Range of melting point. आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या पढ़ा है तुमने आज तक, 0 डिग्री सेल्सियस. क्या ऐसा पढ़ा है कि 0 से 1 या 0 से 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस में आइस मेल्ट होती है, ऐसा तो नहीं पढ़ा ना, कभी नहीं सुना होगा किसी ने. इसका मतलब ये बता दो कि आइस कौन सी सॉलिड होनी चाहिए. अगर 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड, 0 डिग्री सेल्सियस एक फिक्स्ड नंबर है, तो आइस कौन सी सॉलिड हो गई, क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन. तो आइस क्रिस्टलाइन सॉलिड है. क्यों, क्रिस्टलाइन सॉलिड का की प्रॉपर्टी क्या हो गई, शार्प मेल्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस फॉर आइस. जबकि शार्प एज से अगर काटेंगे, शार्प एज, शार्प नाइफ लोगे, उसको काटोगे, स्मूथ मिलेगी. तोड़ना थोड़ी है उसको, क्या समझे, तोड़ने की बात नहीं हो रही है. तोड़ोगे तो रेगुलर मिलेगी, शार्प नाइफ से अगर काटोगे तो स्मूथ मिलेगी. एग्जाम्पल, जैसे किसी का मेल्टिंग पॉइंट है 0 से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में. दे हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, अमॉर्फस सॉलिड. ऐसा क्यों होता होगा, स्ट्रक्चर पे वापस आओ. यहां पे पार्टिकल कहां दिख रहे हैं आपको, पास पास या दूर दूर, पास पास. और इधर देखो यहां कहां दिख रहे हैं, पास पास या दूर दूर, दूर दूर. जब पास पास है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है या कम, ज्यादा. और जब दूर दूर है तो मेल्टिंग पॉइंट कम. इसका मतलब एक रेंज मिलेगी या फिक्स मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, रेंज मिलेगी. आगे बात समझ में, क्यों रेंज मिल रही है, क्योंकि पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस सॉलिड के अंदर ही अलग अलग जगह पे बदल सकती है. तो एक फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं होगा जिसपे वो सॉलिड मेल्ट होता हो. जबकि क्रिस्टलाइन में कहीं भी चले जाओ, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस आपको सेम मिलेगी.
इसलिए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट की बात हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो। थर्ड प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एन आइसोट्रोपिक। एंड अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक और नियरली आइसोट्रोपिक। amorphous solids are nearly isotropic. अब इसका मतलब समझते हैं, आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक का क्या मतलब है। लिखो आइसोट्रोपिक की डेफिनेशन। आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस, आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस, isotropic substances have fixed value of, isotropic substances have fixed value of directional properties. Isotropic substances have fixed value of directional properties in every direction, in every direction. Fixed value of directional properties in every direction. For example, mechanical strength, for example mechanical strength, mechanical strength, refractive index, mechanical strength, refractive index, etc. तो आइसोट्रोपिक किसको बोलेंगे? जिसके लिए डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ की वैल्यू हर डायरेक्शन में एक जैसी, किसी भी डायरेक्शन के अलावा आप उसको तोड़ने की, ब्रेक करने की, काटने की कोशिश करोगे तो एक ही जितना आपको जोर लगाना पड़ेगा, बराबर का फोर्स आपको लगाना पड़ेगा हर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन का लॉन्ग। तो ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाएगा? आइसोट्रोपिक। और जिसको बोल दिया एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक का मतलब जो आइसोट्रोपिक नहीं है, नॉट आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक का मतलब विच आर नॉट आइसोट्रोपिक, नॉट आइसोट्रोपिक। तो ये क्या बात हुई भाई? हम कह रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो फिक्स्ड अरेंजमेंट वाले होते हैं, और अब उनमें अलग अलग डायरेक्शन में हमें फिक्स्ड वैल्यू मिल नहीं रही है प्रॉपर्टीज की। ऐसा क्यों है? तो देखो, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ मैं बना देता हूं। अब अगर ये NaCl का स्ट्रक्चर है मान लो, या इसमें दो टाइप के आयंस या एटम्स बैठे हुए हैं, ये ए एटम, बी एटम, ऐसे ऑल्टरनेट रखना है हमें, ए बी ऑल्टरनेट प्लेस कर दो, ए बी। अब अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करूं, एटम सेम मिले या डिफरेंट? डिफरेंट एटम मिले कि नहीं? दो ए एटम दिख रहे हैं और एक बी एटम दिख रहा है, इस डायरेक्शन में ए और बी दोनों मिल रहे हैं। और अगर मैं डायगोनली मूव करूं, जैसे कि ये ए, ये तो तीनों सेम मिल गए। अगर एटम्स
अलग अलग डायरेक्शन में जाके एटम्स जो हमें एनकाउंटर कर रहे हैं, जो हमें मिल रहे हैं, वो डिफरेंट होंगे, तो प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? इस डायरेक्शन के अलोंग अगर काटने की तोड़ने की कोशिश करेंगे तो अलग फोर्स लगाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ अलग होगी इसकी, और इस डायरेक्शन के अलोंग स्ट्रेंथ अलग होगी। तब आप बोलोगे कि सर अब आपने डिफरेंट टाइप के यहाँ एटम्स मान लिए और ऐसे बता रहे हो, तो ऐसा आयरन एटम के लिए, आयरन के क्रिस्टल के लिए अगर सोचें तो, आयरन के सैंपल के लिए सोचें तो उसमें तो एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना, मेटल, सोडियम, आयरन, ये भी तो मैंने बोला ना कि क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एग्जांपल दिया था। तो जब सारे एटम सेम है तो क्या बदल जाएगा? तो देखो क्या बदलेगा, फिर से एक बार बना देते। इवन इफ ऑल एटम्स आर सेम, द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स विल बी डिफरेंट। एटम्स के बीच की डिस्टेंस तो कम से कम बदल ही जाएगी। सारे ए लिख देता हूं। अब अगर एक ए से दूसरे ए की तरफ इस डायरेक्शन में जाया जाए, वर्टिकल डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, और इस ए से डायगोनल डायरेक्शन में जाए तो अलग डिस्टेंस होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? अरे थोड़ी बहुत गणित तो पड़ी होगी। एक साइड ये हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ साइड के बराबर तो नहीं होगी ना? और समझाऊं, ये इस कोने से उस कोने जाओगे तो अलग डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, और इस कोने से अपोजिट जाओगे तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। बोलो करनी पड़ेगी कि नहीं? अगर अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस अलग अलग है तो प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बदलेंगी कि नहीं, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं? यहां पे पार्टिकल पास पास और यहां पे दूर दूर, तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में अलग अलग, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अलग अलग होगी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की वैल्यू बदल जाएगी। ये दोनों ही मैंने रेगुलर अरेंजमेंट बनाए थे कि इरेगुलर अरेंजमेंट बनाए थे? रेगुलर अरेंजमेंट थे, एक फिक्स्ड पैटर्न था ए बी, और यहां सारे के सारे सेम है आपस में। ये अगर एक लाइन में जाए हम, लेफ्ट में, राइट में या ऊपर नीचे, तो फिक्स डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो रेगुलर अरेंजमेंट है। इसलिए ये आइसोट्रोपिक है या नहीं? नहीं है। आइसोट्रोपिक का मतलब हर डायरेक्शन में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम, यहां पे नहीं होती, क्योंकि या तो एटम्स बदल जाएंगे अलग अलग डायरेक्शन में, या फिर उनके बीच की डिस्टेंस बदल जाएगी। तो अमोर्फस में क्या होता है भाई? अमोर्फस कैसे आइसोट्रोपिक हो गए? आइसोट्रोपिक नहीं कहा मैंने, क्या बोला? नियरली आइसोट्रोपिक। नियरली आइसोट्रोपिक कैसे होगा ये? हम एक डायरेक्शन में गए, कहीं पास पास मिले, कहीं दूर दूर मिले, नीचे गए, कहीं पास पास मिले, कहीं दूर दूर मिले, तो एक एवरेज मिल जाएगा। भाई पास पास दूर दूर हर पॉसिबल डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है? रैंडम है। तो रैंडम अगर आप ट्रेवल करोगे तो किसी भी डायरेक्शन में पास पास और दूर दूर दोनों की पॉसिबिलिटी होंगी, तो प्रॉपर्टीज भी कैसी हो जाएंगी? सेम सी हो जाएंगी, लगभग एग्जैक्टली सेम होंगी। क्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है कि नहीं? क्योंकि कितने पास पास और दूर दूर बदल सकता है, लेकिन हम क्या मानेंगे अमॉर्फस सॉलिड को? नियरली आइसोट्रोपिक या आइसोट्रोपिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज की बात कर रहे हैं, और एवरेज किसी भी प्रॉपर्टी का अगर हम बात करें ऐसे लेफ्ट से राइट या ऊपर से नीचे तो सेम ही आ जाएगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जैसे बात करें तो पास पास दूर दूर लेफ्ट से राइट में भी हैं, और पास पास दूर दूर ऊपर से नीचे में भी हैं, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ लगभग बराबर आ जाएगी कि नहीं, लेफ्ट से राइट में और ऊपर से नीचे में। तो इसलिए अमॉर्फस सॉलिड को क्या बोल दिया जाएगा? नियरली आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो ये एक नया टर्म है और ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने सॉलिड्स के टाइप्स देखे, दो टाइप, एक तो क्रिस्टलाइन और दूसरा अमॉर्फस। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के भी फर्दर टाइप्स हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के भी फर्दर टाइप्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन constituent particles and
फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला टाइप हो गया आयनिक, बना लो ये आयनिक, ऐसे 4 कॉलम्स बनाओ, 5 कॉलम्स बनाओ अपनी कॉपी में, 5 कॉलम्स। आयनिक, कोवलेंट, कोवलेंट, तीसरा है भाई मेटेलिक, मेटेलिक सॉलिड, और लास्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और यहां ये जो लेफ्ट वाला कॉलम है यहां हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इनकी कंपेयर करेंगे। आयनिक सॉलिड का कोई एग्जांपल बताओ। आयनिक सॉलिड, सिंपलेस्ट आयनिक सॉलिड कौन सा जानते हो तुम? बचपन से खाते आ रहे हो, NaCl। जैसे NaCl है वैसे KCl भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स, और जितने आयनिक कंपाउंड जानते हो वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। कोवलेंट सॉलिड, अच्छा ये नाम क्यों दिया जा रहा है, ये नाम अलग अलग क्यों दे रहे हैं हम? क्या बोला यहां पे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग होंगे, और क्या अलग होगा उनके बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं बाद में, पहले यहां लिखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, तो अपने आप ही तुम्हें एग्जाम्पल समझ में आने लगेंगे। बोलो आयनिक सॉलिड के अंदर, NaCl के अंदर क्या होते हैं? Na प्लस और Cl माइनस आयंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर ये सॉलिड बना होगा वो क्या होंगे? आयंस। कोवलेंट सॉलिड के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे एटम्स, एटम्स जो कि किससे बंधे होंगे? किससे बंधे होंगे? कोवलेंट बॉन्ड से, एटम्स। मेटेलिक सॉलिड के अंदर क्या होंगे? मेटेलिक सॉलिड, अगर कोई मेटेलिक सॉलिड है उसके अंदर क्या होंगे? मेटल के कैटायन, मेटल के कैटायन, बताऊंगा इनके बारे में। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स, नाम से ही समझ में आ रहा है। अब बताओ इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक सॉलिड के बीच में कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। आयंस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई? आयनिक बॉन्ड बनेगा। एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट या आयनिक? एटम पे तो कोई चार्ज नहीं होता, तो अब वो अपना क्या कर सकते हैं? बस इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर तो हो नहीं सकता उसमें। तो यहां पे बॉन्ड बनेगा कोवलेंट। मेटल एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो किस स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जिसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड शायद सुना हो तुमने। और मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में अभी बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी देर पहले। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उन्हीं को क्या बोल देते हैं? वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस भी तो बोलते हैं। अरे बोलते हैं कि नहीं? वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस, वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस। अब तुम्हें एग्जांपल समझ में आने लगेंगे। अब बताओ कोवलेंट सॉलिड का कोई एग्जांपल बता दो जहां एटम और एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाओ। क्या डायमंड है क्या कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल? डायमंड थोड़ी देर पहले बताया था, कार्बन एटम
4 और कार्बन एटम से कैसे बना हुआ है टेट्राहेड्रली। तो 2 कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बन सकता है? बस कोवेलेंट ही तो बन सकता है, सिर्फ शेयरिंग हो सकती है। एक कार्बन एटम के अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे देगा दूसरे कार्बन एटम को? नहीं, बस शेयरिंग होगी। तो डायमंड हो गया इसका एग्जांपल। डायमंड अगर है तो ग्रेफाइट भी होगा, डायमंड, ग्रेफाइट एटसेट्रा। और भी कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड, सुना है? सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। डायमंड के अंदर सिर्फ क्या होते हैं? कार्बन कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट के अंदर भी सारे एटम्स कार्बन। कुछ कार्बन एटम को हटा के क्या लगा दो? सिलिकॉन एटम। तो सिलिकॉन और कार्बन से मिलके बना हुआ सॉलिड सिलिकॉन कार्बाइड। वहां भी सिलिकॉन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, तो ये भी कोवेलेंट सॉलिड हो गया। मेटेलिक सॉलिड तो भाई जितने मेटल तुम जानते हो वो सारे मेटेलिक सॉलिड हैं। Fe, सोडियम, निकल एटसेट्रा एटसेट्रा, दो जगह चिपका लो। और मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल हो बता दो, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स नहीं होते। सबसे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, जैसे कि आइस। अरे है कि नहीं आइस? क्योंकि आइस के अंदर जो सिंपलेस्ट यूनिट है वो क्या है? वाटर मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम अलग अलग होते हैं क्या वाटर के अंदर या आइस के अंदर? नहीं। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? H2O का एक मॉलिक्यूल। तो जब H2O का मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गई आइस। ड्राई आइस, ड्राई आइस। आयोडीन जानते हो? आयोडीन, आयोडीन शायद देखा हो लैब में कभी बचपन में। लैब में वो भी सॉलिड ही होती है, सॉलिड। तो सॉलिड आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। इसके अंदर भी क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके? I2 के। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गई। तो ये क्या डिस्कस किए हमने अभी तक? इससे पहले क्या देखा था? टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में 2 टाइप के सॉलिड, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। ये किसके टाइप से? क्रिस्टलाइन के। और उससे पहले क्या था? कहानी। कहानी थी वो तो बेसिक थी। ठीक है, ये आज की स्लाइड्स मिल जाएंगी आपको, और इसमें जो कुछ डिस्कस करने को रह गई हैं वो नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं तब बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।